हेलो दोस्तों, आचार्य चाणक्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइन्थ क्लास का जो फिफ्थ चैप्टर है अपना, क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या है? यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड्स की ज्योमेट्री को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड्स भाई साहब ने हमें बहुत पहले बहुत सारी बातें ज्योमेट्री के बारे में बता रखी थी, उन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा, ये एक छोटा सा उनका इंट्रोडक्शन है ना? जो यूक्लिड थे, है ना? एक मिनट। ये कह रहे हैं जो यूक्लिड थे इज वाइडली नोन एज द फादर ऑफ ज्योमेट्री, है ना? यानी जो ज्योमेट्री है, जो आपकी एक कह सकते हैं, आज हम लोग जो ज्योमेट्री को पढ़ते हैं, रेखा गणित को पढ़ते हैं, या जो आज हम लोग लाइन एंड एंगल्स की बात करते हैं, इनके फादर किसको हम लोगों ने बोला था? यूक्लिड्स को बोला था, है ना? यूक्लिड्स इज द फादर ऑफ द ज्योमेट्री। ही वॉज एन एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन। ये एक एंशिएंट ग्रीक मैथमेटिशियन थे, यानी जो हमारे इलुस्ट्रेट भाई साहब थे, या यूक्लिड्स आप इन्हें बोलते हो, है ना? क्योंकि इनका चूंकि ग्रीक में नाम अलग हो जाता है और हम लोग जो स्पीक करते हैं वो इंग्लिश करते हैं, तो नाम थोड़ा सा अलग रह जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या थे? एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, है ना? हु लिव्ड अराउंड 300 बीसीई इन अलेक्जेंड्रिया। जो 300 बीसीई में अलेक्जेंड्रिया, जो कि कहाँ है? इजिप्ट में है, वहां पे रहते थे, है ना? ही इज द मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग एलिमेंट्स। इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में लिखा, इसके लिए सबसे ज्यादा फेमस हुए। एलिमेंट्स, केमिस्ट्री वाला एलिमेंट मत समझिएगा, ये मैथमेटिक्स के जो हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे उनके एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा, इसलिए फेमस हुए, है ना? अ 13 वॉल्यूम कलेक्शंस ऑफ द मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स दैट लेड ऑफ द फाउंडेशन फॉर, क्या है? यूक्लिडियन ज्योमेट्री। यानी इन्होंने लगभग 13 वॉल्यूम में अपनी सारी चीजें बताई, जिसने यूक्लिडियन ज्योमेट्री की एक तरह से नींव रखी है, जिन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा, है ना? 13 वॉल्यूम ऑफ दीज बुक्स। इन बुक्स के 13 वॉल्यूम से हमारा जो ज्योमेट्री है उसकी एक तरह से नींव पड़ी, फाउंडेशन हुआ। हिंदी में नीचे लिखा हुआ है, हिंदी वाले भी इसको देख सकते हैं। अब देखिएगा, बात होती है यहाँ पर एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स। सबसे पहली चीज, एक्सियोम और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या होता है? दोनों सेम चीज है। पोस्टुलेट्स ओनली वर्क्स इन ज्योमेट्री, है, दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ ही है। इन्होंने बोला कि सर, जो हमारे पास में यूनिवर्सल ट्रुथ है ये दो टाइप में होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एक्सियोम्स। क्या होते हैं? एक्सियोम्स। और दूसरे क्या होते हैं बेटा हमारे पास में? पोस्टुलेट्स। Axiom works universally and postulate also works universally, but this is only valid in the geometry। ये सिर्फ ज्योमेट्री में वैलिड होते हैं, जबकि एक्सियोम हर जगह वैलिड होते हैं, हर जगह वैलिड होते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आइए इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या रहा है? एक्सियोम एंड पोस्टुलेट्स आर द assumptions। ये दोनों के दोनों क्या है? assumptions हैं which आर ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। भैया ये एजम्पशन से आपने बोला आप पैर में क्या पहनते हो? बोला स्लीपर पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द स्लीपर? चप्पल का मतलब क्या है? एजम्पशन तो है कि एक पैर में पहनने वाला यंत्र होगा, जो माता जी हमें फेंक करके मारती हैं कभी कभी, है, कभी बचपन में उससे अच्छी खासी आपको पिटाई पड़ी होगी। These are assumptions। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? assumptions बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? assumptions हैं, और जो कि क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। They are not proved। ध्यान देना, इन्हें आप प्रूव नहीं कर सकते। इससे बोला व्हाट इज योर नेम? आपने बोला माय नेम इज रमेश, सुरेश, महेश, जो भी है आपका नाम आपने बोला। अब आप बोलो प्रूव योर नेम, बोले तो सर आधार कार्ड देख लो। ऐसे प्रूव नहीं होता है, वो तो आपकी फोटो आईडी है ना? वो तो आपकी फोटो आईडी है, एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, तो आप उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो। समझ में आ रही बात? तो ध्यान देना कि नॉट प्रूव्ड, ये क्या है? आपके प्रूफ नहीं किए जा सकते, है ना? दे आर नॉट प्रूव्ड, ये प्रूफ नहीं किए जा सकते। मेरी बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, चलते हैं आगे, देखिएगा, है ना? ये हम प्रूफ नहीं कर सकते। अगला है कुछ डेफिनेशंस इन लोगों ने दी, है ना? जो हमारे पोस्टुलेट्स हैं या जो एक्सियोम्स हैं, इनके बारे में कुछ डेफिनेशंस आई, आइए देखते हैं। क्या रहा डेफिनेशन में? पहला, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। पॉइंट्स
कि कोई और छोटे पार्ट्स आप नहीं कर सकते हो, इसको छोटे पार्ट्स में आप तोड़ नहीं सकते हो, यानी पॉइंट्स विच हैव नो स्मॉलर पार्ट, पॉइंट के और छोटे पार्ट्स हम लोग पॉसिबल नहीं है कि कर सकें। ठीक है, आ रही बात समझ में। उसके बाद अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, भैया अगर ये मान लो लाइन है तो हम लोग इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ को मेजर करते हैं, ब्रेथ को मेजर नहीं करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, लाइन इज अ ब्रेथलेस, लाइन क्या है, ब्रेथलेस होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, कोई मोटाई नहीं होती, सिर्फ क्या होती है, लंबाई होती है। थर्ड है द एंड ऑफ द लाइन आर अ पॉइंट, जाहिर सी बात है स्टार्टिंग और एंड किसी लाइन का एक पॉइंट ही तो होता है। आप क्या बोलते हो सर, ए बी एक लाइन है जो पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जा रही है, यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ अ लाइन इज आल्सो अ पॉइंट, है ना। ये तो आप भी बता सकते हो, आपको भी पता है, बट इन्होंने पोस्टुलेट्स में बताया, एक्सियोम में बताया, और आप लोगों को जनरली ये बात सारी पता है। ठीक है, आगे कह रहा द स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन which lies evenly with the points of the itself, मतलब कहने का मतलब सीधा सा समझो कि अगर हमने बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए ऐसे करके, हमने अगर बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए ऐसे ऐसे करके, बहुत सारे पॉइंट्स बना लिए, और जब इनको आपस में हम जोड़ते हैं तो हमारे लिए क्या मिलती है, एक लाइन मिलती है। इनके कहने का ही मतलब है कि एक लाइन है, ये बहुत छोटे 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 पॉइंट्स को आपस में मिलाने पर हमें क्या मिल जाती है, एक स्ट्रेट लाइन या एक सीधी रेखा जो है वो हमें मिल जाती है। ठीक है, आगे कह रहा है अ सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, कोई सरफेस है, कोई सतह है ना, मान लो ये सतह है, फोन की सतह है, सरफेस है, तो इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ दो ही चीजें हो सकती हैं। यानी सरफेस क्या है, सरफेस एक ऐसी चीज है जिसके पास क्या हो सकता है, कोई लेंथ और ब्रेथ। मान लो हमने यहाँ पर एक क्या कहते हैं, एक पेज बनाया, लेट सपोज, है ना, हमने यहाँ पर एक पेज बनाया, ये क्या है हमारे पास में, बी ब्रेथ, सर ये क्या है हमारे पास में, एल यानी लेंथ, है ना। यानी जो सरफेस है इसके पास एल एंड बी यानी लेंथ और ब्रेथ हो सकती है, दैट्स इट। ओके, आगे चले। ठीक है, कह रहा है द एजेस ऑफ, सॉरी माफ करना, हाँ ये कह रहा है द एजेस ऑफ द सरफेस आर लाइन, है ना, जो सरफेस की एज होती है वो लाइन होती है। कैसे, ये हमने सरफेस बनाया, ये इसकी एज है, तो क्या ये लाइन है, बिल्कुल लाइन है। सर ये भी इसकी एज है, हाँ बिल्कुल लाइन है। ये भी इसकी एज है, हाँ बिल्कुल लाइन है। ये भी इसकी एज है, ये भी क्या है, लाइन है। यानी जो सरफेस की एज होती है क्या होती है, ऑलवेज लाइन, ये हमेशा क्या होती है, लाइन होती है। अगला, अ प्लेन सरफेस इज सरफेस विच लाई evenly with the straight lines on itself, मतलब अगर कोई प्लेन सरफेस है तो इस पे इवनली बहुत सारी छोटी 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 जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। आप ऐसा कह सकते हो कि प्लेन सरफेस है तो बहुत छोटी छोटी क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन से मिलकर के सरफेस का निर्माण होता है। यानी इसका निर्माण कैसे होता है, बहुत सारी छोटी छोटी लाइन से मिलकर के होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ सरफेस मेड बाय वेरी स्मॉल लाइंस, है ना। एक सरफेस जो है बहुत छोटी छोटी लाइन से मिलकर के बनता है। ये तो सारी डेफिनेशंस, मेन पॉइंट ये भी हिंदी में लिखी हुई है पूरी डेफिनेशन। हाँ, एक्सियोम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये नंबर से भी याद होने चाहिए। कह रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, कह रहा है सेम थिंग्स, है ना, आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब जैसे अगर हमने बोला इसको a बराबर b और b बराबर c, है ना, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, तो हम ये बोल सकते हैं a इक्वल टू c इज पॉसिबल, a इक्वल टू c जो है ये संभव है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो लिखा है a इक्वल टू b, है ना, और लिखा हुआ है c इक्वल टू b, तो अगर a भी b के बराबर है, c भी b के बराबर है, तो a जो है वो c के बराबर हो सकता है। यही कह रहा है कि इक्वल थिंग्स इक्वल टू वन अनदर,
है ना। आप ए बी से भी समझ सकते हो, ऐसे बोला ए पी क्यू समझ लो, P इज इक्वल क्यू है, Q इज इक्वल R, तो हम लोग लिख सकते हैं P इज इक्वल R। ठीक है, तो ये हमारे एक्सियोम का पहला पॉइंट है कि इस तरह से हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं या बराबर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, कह रहा है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, है ना, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। यानी अगर मान लो हमने इधर लिखा हुआ A और इधर लिखा हुआ है B, अगर हमने इसमें 2 ऐड किया और हमने इसमें भी क्या ऐड किया, 2 ऐड किया, तो दोनों आपस में अभी भी क्या होंगे, बराबर होंगे। लेट सपोज यहां लिखा हुआ है 5 और इधर लिखा हुआ है आपका 5, हमने यहाँ पर 2 ऐड किया और इधर भी क्या किया, 2 ऐड किया, दोनों साइड में अगर हमने बराबर ऐड किया है तो अभी भी ये क्या है, एक दूसरे के बराबर होंगे, दोनों साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर इक्वल्स इधर भी ऐड करते हैं और इधर भी ऐड करते हैं, दोनों साइड में बराबर बराबर ऐड कर रहे हैं, तो जो होल है, जो आपका पूरा का पूरा इक्वेशन है, वो इक्वल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, मान लो इधर बेटा लिखा हुआ है ए और इधर लिखा हुआ है बी, दोनों आपस में बराबर है, अगर इधर से हमने 3 माइनस किया और इधर से भी हमने 3 माइनस किया तो भी अभी ये क्या है, बराबर है। कहने का मतलब है चाहे आप ऐड कर दो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर दो, है ना, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन दोनों साइड में सेम अमाउंट आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होगा तभी, अदरवाइज फर्क पड़ेगा। थिंग्स विच कोइंसिडेंट विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। यानी कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ होना। जैसे मान लो एक कोई सरफेस हमने ये बना दी और जस्ट इसी के ऊपर, इसी के बराबर एक सरफेस हमने और बना दी, तो ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, कोइंसिडेंस हैं। कोइंसिडेंस मतलब इसी से बिल्कुल ये चिपका हुआ है, देखो ये ऐसे थे, ऐसे चिपक गया, है ना। मान लो ये एक सरफेस थी और दूसरी सरफेस बिल्कुल ऐसे कोइंसिडेंट इसी से चिपका हुआ है, तो दोनों सरफेस क्या हो सकती हैं, दोनों सरफेस बराबर होंगी। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है अगर दो चीजें कोइंसिडेंस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है ना, तो क्या हो सकती है, वो हमारी इक्वल हो सकती है, क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। ठीक, मेरी बात आ रही समझ में, कि अगर कोई भी दो चीज है वो आपस में क्या है, कोइंसिडेंट्स है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। ठीक है, तीसरा कह रहा है द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल्स इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये हमारे पास में एक होल है, लेट सपोज दिस इज अ पिज्जा, एक पिज्जा है, हमने इसका एक छोटा सा पार्ट ये वाला निकाल लिया, है ना, ऐसे करके, तो आप ये बोल सकते हो कि सर ये जो पिज्जा है ये हमेशा से क्या होगा, इस पार्ट से बड़ा होगा। यानी जो होल है ये ग्रेटर देन क्या होगा, इट्स पार्ट, ये होल इस पार्ट से जो है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर देन होगा। फिर है थिंग्स विच आर डबल्ड ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। जैसे मान लो हमने कहा कि ये मान लो रमेश है ना, ये कौन है, रमेश है, इनकी एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा राकेश की एज, किसकी एज आ जाएगी, राकेश की एज आ जाएगी, और इन्हीं के एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो करीना की एज आ जाएगी, है ना, करीना की एज आ जाएगी। तो आप ये कह सकते हो कि राकेश और करीना दोनों की एज क्या है, सेम है। फिर से समझना, मान लो यहां पर कोई ए है, अगर ए में मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ए में मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 3a। अब ये कह रहे हैं इसी a में अगर वापस से हम क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वापस से कितना आ जाएगा 3a, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। या 2 से मल्टीप्लाई किया, कितने से किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2a, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 2a। बिल्कुल ये वही चीज है, जैसे मान लो इधर लिखा हुआ है a, इधर लिखा हुआ है b, अगर दोनों आपस में बराबर है तो तुम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तब भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है
कि थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, है ना। यानी अगर इसका भी 2 गुना करो उसका भी 2 गुना करो तो ये जो दोनों रिजल्ट आएंगे आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये पोस्टुलेट्स के एक्सियोम्स के काम लगेंगे, आगे भी चलेंगे, ठीक है। अगला है थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब लेट सपोज एक ये हमारे पास में सर्कल है, अगर इसको हमने हाफ कर दिया, 1/2 कर दिया, तो हम ऐसा बोल सकते हैं सर अगर मान लो ये पूरा का पूरा 2 लीटर का था, है ना, यहां से लेकर के यहाँ तक इसमें 2 लीटर इसकी कैपेसिटी थी, आधा करने के बाद 1 लीटर इनके पास आ गया, 1 लीटर इनके पास कैपेसिटी आ गई, ठीक है। आप ऐसे कह सकते हो कि एक सर्कल ऐसे और एक सर्कल ऐसे है, मतलब हमारे पास में 2 हाफ सर्कल जो है वो रेडी और तैयार हो गए, ठीक है। तो अब ये बोल सकते हो इनको कि जैसे ये हमारे एक्सियोम्स है ना, ये हमारे एक्सियोम्स है जो कि आगे हमारे काम आते हैं, ओके। आगे ये हिंदी में है सारी चीजें, इंग्लिश में पोस्टुलेट्स। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, हमारे पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं। समझना, फिर से एक बार समझ लेना, एक्सियोम्स और पोस्टुलेट्स में डिफरेंस क्या होता है। देखो, चाहे एक्सियोम्स की बात करो चाहे किसकी बात करो बेटा, पोस्टुलेट्स, दोनों ही यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ होने का मतलब सार्वभौमिक सत्य इस दुनिया में, जैसे बोला सन राइजेस इन द ईस्ट, सार्वभौमिक सत्य है, ईस्ट में उदय होता है, मान लिया, ठीक है। तो दोनों ही हैं। एक्सियोम्स पूरी दुनिया में काम करेगा, पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ हमारे ज्योमेट्री में काम करेगा। यानी जब तक हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब तक हमारे काम क्या आएगा, पोस्टुलेट्स काम आएगा। और एक्सियोम पूरी दुनिया में कहीं भी आप कुछ भी करो तो वहां पर क्या काम आएगा, आपके एक्सियोम्स काम आएंगे। एक्सियोम्स पूरी दुनिया के लिए सही है, पोस्टुलेट सिर्फ और सिर्फ हमारी ज्योमेट्री तक हमारे काम आएंगे, उसके बाद हमारे काम नहीं आएंगे। ऐसे बोल सकते हो कि ज्योमेट्री तक के सारे रूल को हम लोग क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स कहते हैं। जो सारे रूल्स हमारे ज्योमेट्री में काम आते हैं उन्हें हम लोग पोस्टुलेट कहते हैं। पहले समझेंगे फिर लिखने की कोशिश करेंगे। कह रहा है गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, अगर हमें कोई 2 पॉइंट दे दिया हो, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। अगर 2 पॉइंट दे दिया है तो इनसे सिर्फ बेटा एक लाइन ही ऐसी है जो इनसे गुजर सकती है। 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में एक लाइन ऐसी है जो कि क्या हो सकती है, खाली गुजर सकती है। एक है इसलिए इसको क्या कह सकते हैं, यूनिक लाइन। एक से ज्यादा होते तो यूनिक नहीं होती, है ना। अब आप कहोगे सर 2 पॉइंट है, अगर हम कोई और लाइन बनाना चाहें तो और लाइन कैसे गुजरेगी, या तो इसी के ऊपर हो जाएगी तो वो हमारे कोइंसिडेंस हो जाएगी, है ना। एक पॉइंट मान लो यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक लाइन हमने ये बना दी, इसके अलावा कोई यूनिक लाइन नहीं होगी। आप ऐसे गुजार दो भले, तो ये लाइन नहीं हो गया तो कर्व हो गया, है ना। आप ऐसे घुमा घुमा के गुजार दो भले, तो लाइन तो नहीं हुआ ना। यानी 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ऐसी है जो गुजर सकती है ना। आप कहोगे सर आप बोले थे एक बार कि एक पॉइंट से तो ढेर सारी लाइन गुजर सकती है। हाँ, अब इस पॉइंट से एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, एक लाइन ऐसे भी जा सकती है, 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 मतलब इनफाइनाइट। एक पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, इनफाइनाइट। 2 पॉइंट से कितनी लाइन गुजर सकती है, एक यूनिक लाइन गुजर सकती है, इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं गुजर सकती है। और यही ध्यान देना, अगर मैंने कोई लाइन बेटा ऐसे बनाई, इसका मतलब हो गया मैंने कोई इनफाइनाइट लाइन बनाई है। ये अर्थ के बाहर, यूनिवर्स के बाहर, पूरे ब्रह्मांड में ये लाइन खत्म नहीं है, ये चल रही है। अगर मैंने इसमें एरो ऐसे बना दिया, दिस इज द लाइन सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड। क्लास 4th 5th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब आप एंगल्स बनाते थे तो ये वाली लाइन और ये लाइन ये ऐसे करके बनाते थे। क्यों? क्योंकि ये आपको बोला जाता था एक लाइन सेगमेंट बनाना है। अब बड़े होते गए तो थोड़ा आलसी होते गए, हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। इसका मतलब है ये कंटिन्यूअस है, ये यूनिवर्स के बाहर तक जा रही है, ठीक है। मेरी बात आ रही समझ में? इतना समझना कि अगर कोई 2 पॉइंट दे रखा है तो दोनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन जो है वो गुजर सकती है। इसको हम लोग बोल सकते हैं अ यूनिक लाइन पासेस थ्रू फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंट से एक यूनिक लाइन जो है वो गुजरेगी, है ना। पहला ये क्या कहते हैं, तुम्हारे पास है पोस्टुलेट है। इसका एक्सियोम आता है, एक्सियोम बुक में नहीं लिखा होगा, गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज
ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, सिर्फ एक लाइन संभव है दो पॉइंट से जो कि गुजर सकती है, उसके अलावा कोई भी लाइन संभव नहीं है कि जो उनसे गुजर सके, कोई और लाइन संभव नहीं है। एक पॉइंट से कोई पूछेगा इनफाइनाइट बताओगे, दो पॉइंट से कोई पूछेगा तो बताओगे सिर्फ और सिर्फ एक। ठीक है, अगला है ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली, है ना। कह रहा है ए टर्मिनेटेड लाइन, अगर कोई टर्मिनेटेड लाइन है उसको हम लोग इनफाइनाइट तक लेकर के जा सकते हैं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं अगर हमने लाइन को टर्मिनेट नहीं किया, ये लाइन है, अगर हमने इसको इसे टर्मिनेट नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो ये माना जा सकता है कि ये कहां तक गई है, आपके यूनिवर्स के बाहर तक गई, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक आपने इस लाइन को पहुंचा दिया है। तो ए टर्मिनेटेड लाइन, एक लाइन को हमें टर्मिनेट करना होता है, खत्म करना होता है, नहीं तो ये माना जाएगा कि वो कहां तक गई है, पूरा का पूरा हमारे ब्रह्मांड को पार कर गई है। ठीक है, इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज है, 7 क्वेश्चन, 4-5 मान के चलो, क्या कहते हैं, इतने आसान है, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, बस खाली हमें पोस्टुलेट्स पढ़ने हैं और ये सब पढ़ना है। और ये पोस्टुलेट्स ये बहुत ज्यादा आता है एक्सियोम्स, पोस्टुलेट में ये सबसे ज्यादा आता है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, है ना, इसको आप इनफाइनाइट तक जो है वो घसीट सकते हो, ले जा सकते हो। तीसरा, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन, एक सर्कल हम बना सकते हैं विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, मतलब आपको सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको सर्कल बनाने के लिए एक चाहिए रेडियस, रेडियस मतलब बोलेगा सर आपको एक सर्कल बनाना है और उसके लिए आपको क्या दे देगा, रेडियस दे देगा, है ना। हाँ, जैसे मान लो आपको एक सर्कल बनाना है, ठीक, तो आपसे क्या बोलेगा कि आपको अगर सर्कल बनाना है तो बोलेगा सर आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, क्या है, आर की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तो आप क्या लिखोगे कि सबसे पहले हम लोगों ने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का जो है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस या 4 सेंटीमीटर रेडियस को अपने कंपास में सेलेक्ट किया, है ना, और पॉइंट ओ पर अपने कंपास को रख करके एक जो है वो 4 सेंटीमीटर का गोला बनाया। तो इस तरह से हमारे पास में एक सर्कल हो गया। इनके कहने का मतलब है सर्कल बनाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, एक तो रेडियस जिसे हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, और दूसरा क्या, सेंटर, यानी दो चीजों से मिलकर के ही हमारा एक जो है वो सर्कल तैयार हो जाता है। ठीक है, ये सब आसान है, ये सब आप भी जानते हो, कोई इसमें बहुत टफ वाली बात नहीं, ये सब आप जानते हो, लेकिन बस ये है इन्होंने पोस्टुलेट्स और क्या कहते हैं सिस्टमैटिक तरीके से बताया है, और हम लोग बिना सिस्टमैटिक तरीके से नॉर्मली चीजों को जानते हैं ना, इसलिए सिस्टम बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, अगला है, ये तो हो गया, नेक्स्ट है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर, जाहिर सी बात है, कह रहा है एक राइट एंगल हमने ऐसे बनाया, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल, एक 90 डिग्री का एंगल ये बना दिया, एक 90 डिग्री का एंगल ये बना दिया, एक 90 डिग्री का एंगल हमने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा तिरछा करके बना दे, ऐसे बना दिया। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब है कि कितने भी राइट एंगल आप बना लो, कितने भी आप राइट एंगल जो है वो बना लो, सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, कैसे भी हो लेकिन एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे, 90 है तो 90 होंगे। तो आपको ही पता है कि सर अगर दो पैरों का चप्पल लेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर ही होंगे, छोटे बड़े तो नहीं होंगे ना। 5 नंबर के अगर मान लो चप्पल लेकर के आ रहे हो, 6 नंबर के लेके आ रहे हो, तो लेफ्ट वाला राइट के बराबर ही होगा, यानी अगर 90 डिग्री एंगल है तो 90 सब रहेंगे, सबके सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई, ठीक, आ रही समझ में बात। ओके, नेक्स्ट है, देखिए फिफ्थ, 7 है इसमें से, है ना, तो सॉरी 5 है आपके उसमें से पढ़ने। हाँ, कह रहा है इफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, छोड़ो, ये मान लो हमारे पास में दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर इनसे कोई एक लाइन ऐसे गुजर रही है, इनसे कोई एक लाइन ऐसे गुजर रही है, तो कितने एंगल्स बना रहा है, एंगल चलो हम लोग मिलके काउंट करते हैं, एंगल कितने बन रहे हैं, देखो एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, इंटीरियर एंगल की बात करेंगे, आंतरिक, बाहर नहीं, आंतरिक, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, बेटा ध्यान समझना, ये हिस्सा बाहर का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बाहर का हिस्सा, ये क्या हो जाएगा आपके बाहर का हिस्सा हो जाएगा, ये पूरा बाहर का हिस्सा हो जाएगा,
और इन दोनों लाइन के बीच का जो हिस्सा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर का हिस्सा इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं। समझ गए मेरी बात को। अभी कह रहा है मान लो हमने एंगल 1 लिखा, हमने एंगल 2 लिखा, हमने एंगल 3 लिखा, हमने 4 लिखा। अब इनके कहने का मतलब समझना, कह रहा है कि अगर इन दोनों एंगल को हम ऐड कर दें, मान लो हमने एंगल 1 प्लस एंगल 3 को ऐड कर दिया, एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड कर दिया, अगर इनकी वैल्यू कितने से कम आ जाएगी, 180 से कम आ जाएगी। कितने आ जाएगी, 180 से कम आ जाएगी, तो इसका मतलब ये दोनों पीछे जाकर के कहीं आपस में मिल रहे हैं, सामने नहीं मिल रहे, डर रहे हैं। कहां जाके मिल रहे हैं, पीछे मिल रहे हैं। इतना समझना, अगर दोनों को ऐड करने पर 180 रुपए से कम आ जाए तो ये कहीं जाकर के पीछे मिल जाएंगे, और अगर 180 आ रहा है या उससे ज्यादा आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों कोई ईर घाट कोई वीर घाट, मतलब कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा और सबसे टेक्निकल, तुम इसको पढ़ोगे बेहोश हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन काम की चीज बस इतनी है कि अगर सर कोई दो लाइन ऐसे हैं, ठीक, इनके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रही है, इनके इंटीरियर एंगल्स का ऐड, इन दोनों को अगर ऐड कर लो, 1 और 3, 2 हो गए 4 हो गए, 1 और 3 को ऐड करो, अगर 1 और 3 को ऐड करने पर 180 से कम आ रहा है तो इसका मतलब ये कहीं पीछे जाकर के जो है वो मिल रहे हैं, और अगर 180 आ रहा है इसका मतलब दोनों पैरेलल हैं, ठीक है, या अलग अलग जो है वो जा रहे हैं, ठीक है। दोनों तरीके से आप इनको बता सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा फिफ्थ जो है वो पोस्टुलेट जो है वो आ जाएगा।